आज की मेरी ये वीडियो है हेमराइड्स के बारे में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने यू वर्ड सॉल्व किया तो मैंने देखा कि ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और इसमें से सिर्फ इस अकेले में से 4 से 5 एमसीक्यूज़ आए हैं डिफरेंट। उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में कभी आ गया, तो कभी उसकी नर्व सप्लाई के बारे में आ गया, तो कभी उसकी लिम्फेटिक के बारे में आ गया, कभी ये पूछ लिया कौन सा हेमराइड जो है वो पेनफुल है, कौन सा नहीं है। तो हेमराइड्स को आम ज़ुबान में हम बवासीर भी कहते हैं। ये क्यों होती है, इसकी वजह से मरीज़ को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये कितने टाइप्स की है और वो टाइप्स क्यों बनती हैं, और उसके बाद एट द एंड इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। और इंटरनल जो हेमराइड्स होंगे हम देखेंगे, एक टाइप है इसकी, उसकी ग्रेडिंग क्या है, जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। सो आज की इस वीडियो में हम ये सारा कुछ देखेंगे और होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरह। हेमराइड्स देखें, ये तस्वीर जो है आपको शो कर रही है इंटरनल हेमराइड्स और एक्सटर्नल हेमराइड्स, और सेंटर में एक लाइन है ब्लैक डॉट को जो उन्होंने नीचे की तरफ लेके आए पेक्टिनेट लाइन कहा है। अब ये पेक्टिनेट लाइन क्या है, इंटरनल हेमराइड क्या होते हैं, एक्सटर्नल हेमराइड क्या होते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये सबसे पहले तो पेक्टिनेट लाइन, इसको डेंटेट लाइन भी कहा जाता है। ये क्या है, ये जब हमारी एंडोडर्म एक्टोडर्म के साथ आके मिलती है एनएस रीजन पे, तो उसको हम कहते हैं डेंटेट लाइन। सो उसके ऊपर से जो हेमराइड्स बनेंगे एंडोडर्म से, वो इंटरनल हेमराइड्स होंगे, और जो बिलो द डेंटेट लाइन ओरिजिनेट करेंगे वो एक्सटर्नल हेमराइड्स होंगे। और आगे इनका डिफरेंशिएट देखते हैं। सबसे पहले तो हेमराइड्स होते क्या हैं, ये देखें। स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स इन द रेक्टम एंड एनस दैट काज डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग। सो ये स्वॉलन और इन्फ्लेम्ड वेन्स हैं, याद रखना है ये वेन्स हैं, कहाँ पे, रेक्टम और एनस पे, ठीक है, जो कि मरीज़ को एक डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग काज करती हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ आ जाएं, और याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक का ये पार्ट, कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, और एमसीक्यूज़ भी यहीं से उठ के आएंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, इंटरनल हेमराइड्स और एक्सटर्नल हेमराइड्स। अब जो इंटरनल हेमराइड्स हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बोला, वो पेक्टिनेट लाइंस के ऊपर से ओरिजिनेट करेंगे। अबव दी अगर पेक्टिनेट लाइन ओरिजिनेट कर रहे हैं तो वो इंटरनल हेमराइड्स हैं, बिलो दी पेक्टिनेट लाइन अगर ओरिजिनेट कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं। अब बात करते हैं कि इनमें पेनफुल कौन से हैं। सो अबव दी पेक्टिनेट लाइन जो होंगे वो पेनलेस होंगे, यानी कि हाँ, इंटरनल हेमराइड्स पेनलेस होंगे और एक्सटर्नल हेमराइड पेनफुल होंगे। ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल हेमराइड्स पेनलेस हैं और एक्सटर्नल पेनफुल हैं। अब ये पेनलेस और पेनफुल क्यों हैं, ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर करेगा, जो इसकी नर्व सप्लाई है। जो इंटरनल हेमराइड्स की नर्व सप्लाई है वो विज़रल इनर्वेशन होती है, यानी कि इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से आ होती है। और आपको पता है कि विज़रल इनर्वेशन जहाँ पे भी होगी वो पेनलेस होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल हेमराइड की जो नर्व सप्लाई है वो प्यूडेंडल नर्व से आ रही है, वो सोमैटिक इनर्वेशन है, सो वो पेनफुल होगी। ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये एमसीक्यूज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्व सप्लाई इंटरनल हेमराइड की कौन सी है और एक्सटर्नल हेमराइड की। तो आपने याद रखना है इंटरनल हेमराइड की विज़रल है और एक्सटर्नल की सोमैटिक है। और ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो अबव बात की जाए तो वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, और बिलो की बात की जाए तो वो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है, ठीक है। सो इंटरनल हेमराइड्स जो होंगे वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई हो रहे होंगे, और एक्सटर्नल जो होंगे वो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई हो रहे होंगे। इसी तरह वेन की बात की जाए तो वो सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करेगी इंटरनल को, और जो है इन्फीरियर रेक्टल वेन वो ड्रेन करेगी एक्सटर्नल हेमराइड्स को। और लिम्फेटिक की बात की जाए तो लिम्फेटिक जो है इंटरनल की वो ड्रेन हो रही होगी इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड में, और एक्सटर्नल की हो रही होगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल। ये याद रखना है आपने, ये जो 4 मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये चारों आपके डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं। नर्व सप्लाई इंटरनल की क्या है और एक्सटर्नल की क्या है। इंटरनल की विज़रल है, एक्सटर्नल की सोमैटिक है। ब्लड सप्लाई इंटरनल की सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है और एक्सटर्नल की इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है। इसी तरह जो वेनस ड्रेनेज है वो सुपीरियर रेक्टल वेन है और इन्फीरियर रेक्टल वेन है।
है। और लिम्फेटिक की बात की जाए, अगर लिम्फ नोड आपको पाल्पेट करना पड़ जाए तो इंटरनल हेमराइड्स के लिए आपने इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स करने हैं, और एक्सटर्नल हेमराइड्स के लिए आपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड को पाल्पेट करना है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एक पेशेंट आया आपके पास, वो पेनलेस हेमराइड के साथ है, उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है। अगर वो कहें कि अगर ट्रीटमेंट, अगर आगे जाके हम ट्रीटमेंट में ऑप्शन पढ़ेंगे रबर बैंड लाइगेशन, तो रबर बैंड लाइगेशन करनी है आपने एक्सटर्नल हेमराइड की, तो कौन सी वेन की करेंगे, तो आपने याद रखना है वेन कौन सी एक्सटर्नल के लिए, इन्फीरियर रेक्टल वेन। इसी तरह अगर वो आपको कह देते हैं कि आपने इंटरनल हेमराइड की रबर बैंड लाइगेशन करनी है, तो आपने सुपीरियर रेक्टल वेन को चूज़ करना है, और ये चारों आपने अच्छे से याद करना है। अब आ जाते हैं इसकी काजेज़ की तरफ, ये होते क्यों हैं। काजेज़ में सबसे पहले तो एडवांस्ड एज आ जाएगी, और उसके बाद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है, यानी कि कब्ज़ रहती है, पानी कम पीते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, हैवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, और प्रेगनेंसी और प्रोलॉन्ग सीटिंग वाला कोई काम है, और कॉन्स्टिपेशन, ये आपकी सारी इसकी मेन काजेज़ हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यू वर्ड में आपको मिलेगा, इन प्रेगनेंसी आपको इंटरनल हेमराइड से मिलेंगे कि एक्सटर्नल हेमराइड से मिलेंगे। आपने याद रखना है कि प्रेगनेंसी में जब ग्रेविड यूट्रस होता है ना, वो कंप्रेस करता है सुपीरियर रेक्टल वेन को। अब आप पीछे अपने कंसेप्ट में चले जाएं, सुपीरियर रेक्टल वेन किसको ड्रेन कर रही थी, इंटरनल हेमराइड्स को, इंटरनल हेमराइड्स को कर रही थी। सो हमें प्रेगनेंसी में कौन से हेमराइड्स वुमेन्स में ज़्यादा होंगे, इंटरनल हेमराइड्स। वो क्यों होंगे, ग्रेविड यूट्रस होता है और वो कंप्रेस करता है किसको, सुपीरियर रेक्टल वेन को। सुपीरियर रेक्टल वेन की फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो स्वॉलन हो जाती हैं। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। पेशेंट क्या है, किस तरह प्रेजेंट करेगा। जो एक्सटर्नल हेमराइड्स का पेशेंट है ना, वो आपके पास एनल स्वेलिंग और लंप के साथ आएगा, कि मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब भी पहाना करने बैठता हूँ तो कुछ ऐसे बाहर निकलता है पहाने वाली जगह से, कोई मैस तरह का बाहर आता है, और वो बहुत मुझे दर्द भी करता है। और फिर पहाना जब करता हूँ तो पहाने के साथ खून आता है, या पहाना करने के बाद टॉयलेट पे खून पड़ा होता है, और फिर मुझे वहाँ पे हारिश भी पहाने वाली जगह पे बहुत होती है। तो ये सारे किसके सिम्टम्स हैं, एक्सटर्नल हेमराइड्स के। पेनफुल होगा एक्सटर्नल, और स्वेलिंग होगी, ब्लड होगा, और ब्लड इसका याद रखना है कि पहाने के करने के बाद, आपने मरीज़ से पूछना है पहाने के साथ आता है कि पहाने के बाद आता है। अब ये सवाल आपने क्यों पूछना है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। और वो कहेगा हारिश होती है। और इंटरनल हेमराइड्स जो होंगे वो सिर्फ ब्लीडिंग के साथ आएंगे आपके पास। अच्छा, इसके अब आ जाते हैं इंटरनल हेमराइड्स के ग्रेड, और ये फाइनल ईयर एमबीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ग्रेड होते हैं। पहला ग्रेड होता है कि उसमें कोई प्रोलैप्स नहीं होता, जस्ट जो वेन्स होती हैं वो स्वॉलन हो जाती हैं। दूसरा जो होता है उसमें प्रोलैप्स यानी कि मैस बाहर आता है, लेकिन बाहर आता है जैसे ही वो मरीज़ बहाना करके उठता है तो वो अपने आप अंदर चला जाता है। और तीसरा ग्रेड है कि प्रोलैप्स करेगा, बहाना करेगा मरीज़, लेकिन वो जो मैस होगा हेमराइड वाला वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि मरीज़ को अपनी उंगली के साथ उसको अंदर भेजना पड़ेगा। और चौथा है कि वो प्रोलैप्स तो हो गया, लेकिन अब वो उंगली के साथ भी अंदर नहीं जा रहा, तो वो 4th ग्रेड है। सो 4 ग्रेड हैं। पहले में सिर्फ स्वॉलन होगा, प्रोलैप्स नहीं होगा। दूसरे में प्रोलैप्स होगा और खुद ब खुद अंदर चला जाएगा मैस। तीसरे में प्रोलैप्स होगा, लेकिन मरीज़ को उंगली के साथ अंदर भेजना पड़ेगा। और चौथे में क्या होगा, प्रोलैप्स होगा लेकिन उंगली के साथ भी अब वो मैस अंदर नहीं जा रहा, तो वो 4th ग्रेड है। अब ये हम ग्रेडिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रेडिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, कि ग्रेड 1 वाला अगर मरीज़ आपके पास आएगा तो उसका ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, और ग्रेड 4 वाला आएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। सो दोनों के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस सेपरेट होंगे, इसलिए ये ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रेडिंग एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है कि एक पेशेंट है, वो बहाना जब भी करता है तो उसका एक मैस है वो प्रोलैप्स होता है, लेकिन बहाना करने के बाद फौरी जो है वो इसकी रिडक्शन हो जाती है, तो वो कौन सा ग्रेड होगा, वो ग्रेड 4 होगा। और इसी तरह अगर वो कह देते हैं कि जब भी
डेफिकेशन के दौरान प्रोलैप्स होता है और इनएबिलिटी है मैनुअल रिडक्शन की भी, तो वो कौन सा ग्रेड है, वो ग्रेड 4 है। अब इनका ट्रीटमेंट देखते हैं हम कि ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ग्रेड 1 का और ग्रेड 4 का। अब ग्रेड 1 का जो मरीज़ है ना, उसकी जो स्वोलन है और तो हम उसकी काज ढूंढेंगे। उसकी काज अगर तो कॉन्स्टिपेशन है या लो फाइबर डाइट ले रहा है तो हम उसको कहेंगे कि हाई फाइबर डाइट कर लो या पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो, हैवी लिफ्टिंग वेट है तो वो कम करो, जो भी उसकी अंडरलाइन काज होगी हम उसे कहेंगे कि वो प्रिवेंट करो। अब ग्रेड 2 वाला आ गया है तो आपने साथ उसको मेडिकेशन दे देनी है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाली, जिनमें लैक्टुलोज वगैरह हो गया, इस फाइबर्स हो गए, इस तरह की आपने मेडिकेशन दे देनी है। अगर इसके साथ भी नहीं ट्रीट हो रहा और ग्रेड 3 वाला पेशेंट आ गया तो आप उनकी रबर बैंड लाइगेशन कर दें। रबर बैंड लाइगेशन में क्या करते हैं कि हेमरॉइड्स होता है ना, वहाँ पे जाके एक रबर सी उसके इर्द गिर्द डाल दी जाती है। वो फिर क्या होती है, उसकी ब्लड जो सप्लाई होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उसको ब्लड नहीं मिलती, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो शेड ऑफ हो जाता है। और आपने याद रखना है कि रबर बैंड लाइगेशन वाला इंपॉर्टेंट MCQs है। इंटरनल हेमराइड्स के लिए हमने कौन सी वेन और आर्टरी की रबर बैंड लाइगेशन करनी है और एक्सटर्नल के लिए कौन सी करनी है। इंटरनल के लिए सुपीरियर रेक्टल वेन और आर्टरी है और एक्सटर्नल के लिए इन्फीरियर रेक्टल वेन और आर्टरी है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉन एक्सीजनल ऑपरेशंस भी होते हैं और ऑक्सीजनल ऑपरेशंस भी होते हैं, यानी कि हेमराइडेक्टमी की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह की पेशेंट की कंडीशन होगी, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि 4th ग्रेड के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो हमें फिर एक्सीजनल ही करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये फ़र्स्ट एड की आपका एक पूरा पेज था जिसमें आपको ये सारा कुछ बताया गया था। इसको मैंने सिंपली 7 से 8 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे देखें, इन्होंने एक लिखा हुआ है टर्म एनल फिशर, उसको आप डिफ्रेंशिएट करें कैसे करेंगे। एनल फिशर हमेशा डेंटेट लाइन से बिलो होगा और ये एक कट होगा किन पेशेंट में जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगी और ये ऑलवेज पेनफुल होगा। और इसको आप जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें एक मैस होगा, इसमें मैस नहीं होगा बल्कि एक कट होगा और मरीज़ कहेगा जो मेरा खून है वो बहाने के साथ आता है, बहाने के बाद नहीं आता। अगर तो वो डेफिकेशन के बाद ब्लड है तो वो हेमरॉइड्स हैं, विद डेफिकेशन है तो वो एनल फिशर है और ये ऑलवेज पेनफुल होगा। इसमें भी आपने वही हाई फाइबर डाइट उसको रिकमेंड करनी है, वाटर ज़्यादा इंटेक करना है और उसके बाद मेडिकेशन में आपने लैक्टुलोज वगैरह दे देने हैं। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि हेमरॉइड्स क्या होते हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसकी काजेज़ क्या होंगी, उसकी टाइप्स क्या होंगी और टाइप्स हैं कौन सी नर्व सप्लाई है, कौन सी ब्लड सप्लाई है, कौन सी वेनस ड्रेनेज है, कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ये अच्छे से आपने याद कर लेना है। एनल फिशर को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं डे बाय डे आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेती आऊँ और आपके जो मुश्किल कंसेप्ट हैं उनको इजी करके क्लियर करने की कोशिश करूँ और जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हों और मेरे लिए भी हेल्पफुल हों। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।